नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को जो नए भी हमारे साथ जुड़े हैं सबको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और उन सब का अपने इस परिवार में स्वागत करती हूँ, जिनमें से कुछ के नाम मैं अभी आपको बता रही हूँ। अमित और आकाश जी, जिनके शहर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, और इन अमित के अलावा शायद एक और अमित जी हमसे जुड़े हैं जिनका नाम भी मुझे नहीं पता। मैं उनकी आईडी के अकॉर्डिंग उनका नाम देखकर आपको बता रही हूँ। और नवीन जी, जो कि हैं पंजाब से। नवीन जी, आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बहुत बहुत हिम्मत देते हैं। आपको मेरी कहानियाँ सुनाने का ढंग पसंद आता है, ये जानकर बहुत खुशी हुई। आप सब दोस्तों से मेरी यही उम्मीद और रिक्वेस्ट है कि आप सब इसी तरीके से मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे और अपने कमेंट के माध्यम से मेरी हिम्मत बढ़ाते रहेंगे। और एक बात जिसके बारे में मैं आप सब की राय चाहती हूँ, मैं आप सब के लिए अब इस तरह सिर्फ अपनी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचाना चाहती। मैं आप सबके सामने, आप सबके साथ बैठकर आपको कहानियाँ सुनाना चाहती हूँ। इस बात के फेवर में जो जो लोग हैं, प्लीज़ मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या मेरी ये सोच सही है। मुझे आप सबके साथ सामने वीडियो पर बैठकर आपको कहानी सुनानी चाहिए, या फिर आप सब मेरी इसी आवाज़ के साथ आगे कहानी सुनना चाहते हैं। मैं आप सबके कमेंट्स का और फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें डर, खौफ, काला जादू सब कुछ है। आज की कहानी एक भरे पूरे और खुशहाल परिवार की है, जिनकी खुशी किसी से देखी नहीं गई और उस परिवार को उसकी ऐसी नज़र लगी कि वो परिवार पूरी तरह से बिखर गया। इस परिवार में कौन कौन था, मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। उस परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे, जिसमें बड़ा बेटा था जिसका नाम था टिंकू, जिसकी उम्र थी 12 साल, और उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम था स्वीटी, जिसकी उम्र थी 8 साल। इनके परिवार में सारी खुशियां थीं, पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, और इस वजह से उनको आस पास रहने वाले लोग काफ़ी अजीब तरह से ट्रीट किया करते थे, क्योंकि टिंकू और स्वीटी के पापा की दिन दुनी रात चौगनी हो रही थी। जब वो शुरू शुरू में इस मोहल्ले में आए थे, तब वो एक रेंटेड घर पर, किराए के मकान पर आए थे, और कुछ ही समय में सब लोगों की नज़रों के सामने ही देखते उन्होंने इतनी तरक्की कर ली कि उन्होंने उसी महंगे पॉश इलाके में अपना खुद का बंगला खड़ा कर लिया। ये बात लोगों की आंखों में धीरे धीरे चुभने लगी और उनके खुशहाल परिवार में धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी जिसके लिए वो पूरी तरह से अनजान थे, और उन्होंने ऐसी बातें तो कभी सोची ही नहीं थी, क्योंकि उनके ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ पहले ना तो कभी हुई थी और ना ही उन्होंने ऐसी कोई चीज़ कभी देखी थी। उनका विश्वास भी थोड़ा बहुत भगवान पर था, लेकिन शैतान पर नहीं। टिंकू की माँ काफ़ी मिलनसार थी। पहले जब वो रेंटेड घर में रहा करते थे, तब भी वो हमेशा जितना हो सके उतना लोगों की मदद किया करती थी,
और इसी वजह से मोहल्ले में काफ़ी लोगों से उनकी अच्छी बातचीत हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनका घर बड़ा होता गया, लोगों की नज़रों में पता नहीं क्यों ये चीज़ें ऐसी बनती गईं कि वो घमंडी है, वो अपने आप में ही रहती है और उसे अपने पैसे और रुतबे का इतना घमंड है कि पहले जो इतनी मिलनसार बना करती थी वो अब लोगों से बात तक नहीं करती। लेकिन लोगों को ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आती थी कि घर बड़ा होने पर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। ऐसा ही कुछ टिंकू की माँ के साथ भी था। उन्हें अपना घर सजाना, संवारना, अच्छे से रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद था। और इसी वजह से उनका घर बड़ा होने के बाद उनको समय काफ़ी कम ही मिल पाता था। और तो और उन्होंने अपने एक शौक़ को फॉलो करना उसके बाद शुरू कर दिया था। उन्हें गाने का शौक़ था जो कि वो कभी शादी के पहले पूरा नहीं कर पाए। शादी के बाद बच्चे होने पर उनका ये शौक़ वैसा ही रह गया। लेकिन अब जबकि उनके घर में नौकर चाकर सब कुछ भरे पड़े थे, उनको ये वक्त मिलता था तो वो अपने उस वक्त को इन चीज़ों में यूटिलाइज करने लगी। लेकिन इस चीज़ को तो बाकी लोग गलत तरीके से ले रहे थे और यही बात उनके पड़ोस में रहने वाले लोगों को अब इतनी ज़्यादा चुभ रही थी कि वहाँ कोई बैठे बैठे उनके लिए कुछ करने की तैयारी में था, जिससे टिंकू की माँ और उसका पूरा परिवार पूरी तरह से अनजान था। ये वो पड़ोसी थे जो कि एक वक्त पर इनके सबसे ज़्यादा करीबी नज़दीकी दोस्त हुआ करते थे। और समय बदलने के बाद अब जबकि उनका टिंकू के घर में आना जाना भी काफ़ी कम हो चुका था, ताने उनको भी सुनने मिल जाया करते थे। बड़ी आई थी टिंकू की माँ की दोस्त बनने वाली, देखा पैसे आते ही कैसे निकाल कर फेंक दिया दूध से मक्खी की तरह। और भी ना जाने क्या क्या बातें। ये सारी बातें आप सब तो शायद समझ ही सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में ऐसी चीज़ें होना कोई बड़ी बात नहीं है। और यही ताने धीरे धीरे चुभते चुभते अब एक नासूर बन चुके थे। ये सारी चीज़ें अब उस पड़ोसन को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो पड़ोसन हमेशा से कुछ जानती थी। कुछ का मतलब आप सब अच्छी तरह समझ रहे होंगे। मतलब किसी के लिए कुछ पढ़ना, कुछ करना, टोना टोटका करना। लेकिन टिंकू की माँ के लिए उसने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि वो उसकी सबसे करीबी सहेली थी। अब जबकि ऐसी बातें उसको इतनी बुरी लग रही थी, उसने यही सोचा कि हाँ, सच में टिंकू की माँ ने मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। उसने अपनी ज़िंदगी से मुझे पूरी तरह से अलग कर दिया। वो अब मुझसे मिलती नहीं, मुझसे बातें नहीं करती, मेरे साथ समय नहीं बिताती। जबकि ये चीज़ें उन्हें समझनी चाहिए थी। कई बार उनके घर पर जाकर देखने पर उन्हें ये अच्छे से पता था कि टिंकू की माँ किन चीज़ों में व्यस्त रहती हैं। फिर भी लोगों की बातें उस पर ज़्यादा भारी पड़ी और आज उसने ये तय कर लिया कि वो कुछ पढ़कर वहाँ उस घर में ले जाकर देगी, खिलाएगी और अपना मनचाहा काम करवाएगी। उसने आज की रात पूरी रात कुछ मीठी चीज़ों पर, मतलब मिठाई, उन पर रात भर कोई प्रक्रिया की और अगले दिन सुबह सुबह ही वहाँ टिंकू के घर पर पहुँच चुकी थी। उस मिठाई के डब्बे को हंसते मुस्कुराते एक झूठी हंसी के साथ वो टिंकू के घर में अंदर आई और अंदर आते ही सबसे पहले वो टिंकू से टकराई और टिंकू ने हमेशा की तरह आंटी जी को प्रणाम किया और कहने लगा, आंटी आंटी, आप क्या लेकर आई हो हमारे लिए? अरे वाह, आप मिठाई लेकर आई हो।
और उसने तुरंत उस मिठाई को खाया। वो मिठाई उसकी फेवरेट मिठाई थी। इस वजह से टिंकू ने वो सारा डब्बा अकेले ही ले लिया और लेकर बैठकर खाने लगा। इस पर पड़ोसन को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो तो ये सबके लिए पढ़कर लाई थी, और ये क्या, टिंकू तो अकेले ही सारी मिठाई खा जाएगा। इसका मतलब सारी बला, सारी मुसीबत सिर्फ और सिर्फ टिंकू अपने ऊपर ले लेगा। इससे तो मेरा मन नहीं मानेगा। इसलिए उसने टिंकू को समझाना शुरू किया। उसने कहा, बेटा ऐसे अकेले नहीं खाते, आपको पता है ना, शेयर करते हैं, आपकी मम्मा भी सिखाती हैं। चलो चलो जाओ, ले जाकर सबको घर में दो, वैसे भी ये प्रसाद है, इसे कभी अकेले नहीं खाते। इस पर टिंकू, उस मासूम बच्चे ने सबसे पहले वो मिठाई उसी आंटी को देने की कोशिश की। आंटी अगर ऐसा है ना तो ये प्रसाद आप ले लो, बाकी तो मैं किसी को नहीं दूंगा, और आपको अगर लगे तो आप दूसरा प्रसाद लाकर सबको खिला दो। मैंने भगवान का आशीर्वाद ले लिया, मतलब सबने ले लिया। अब मैं ये नहीं करने वाला कि मैं ले जाकर सबको दूं। और टिंकू बात को बिना सुने चुपचाप बैठकर वो मिठाई अकेले ही खत्म कर गया। ये देखकर पड़ोसन को गुस्सा तो आया, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। बच्चे के हाथ से डब्बा छीनना ये अच्छा तो नहीं लगता। इसलिए वो गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई और तिरछी नजर से टिंकू को देख रही थी। वो घर से बाहर जा चुकी थी। तभी टिंकू की माँ ऊपर से उतरकर नीचे आई, और नीचे आकर उसने तुरंत टिंकू से पूछा, ये मुंह क्या चला रहे हो, क्या खा रहे हो तुम? इस पर टिंकू ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मा, वो पड़ोस की आंटी है ना, अमन की मम्मी, वो हमारे लिए प्रसाद लेकर आई थी, और वो मेरी फेवरेट मिठाई थी, इसलिए मैंने सब खा लिया। इस पर उसकी माँ ने उसे कुछ भी नहीं कहा, बस हंसते हुए यही कहा, अरे टिंकू बेटा, मैंने तुमको कई बार समझाया है ना, कोई भी चीज़ हमेशा शेयर करके खाते हैं, और ये क्या, आप हमें नहीं देते, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी छोटी बहन को तो देनी चाहिए थी ना। इस पर टिंकू ने हंसते हुए अपने कान पकड़े और कहा, मम्मा सॉरी, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। अब इस पर माँ अपने प्यारे से बेटे को क्या कहती, उसने भी कुछ नहीं कहा, और वो मुस्कुराकर अपने काम में लग गई। टिंकू भी अब भागकर अपनी बहन के कमरे में पहुंच गया, उसे हमेशा की तरह छेड़ने और परेशान करने। टिंकू अपनी बहन के साथ खेल रहा था, और खेलते खेलते थोड़ी ही देर में टिंकू के साथ कुछ अजीब सा होने लगा। टिंकू अपने दांतों को जोर जोर से किटकिटाने लगा, और अजीब से तरीके से वो जमीन पर गिरकर छटपटा रहा था। ये देखकर उसकी छोटी सी बहन डर चुकी थी। वो भागते हुए नीचे अपनी माँ के पास पहुंची, और अपनी माँ को उसने भैया के होने वाली हालत के बारे में बताया। माँ भी तुरंत अपनी बेटी के साथ भागकर उसके कमरे में आई, और जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचे तो टिंकू बिल्कुल सामान्य था, और सामान्य तरीके से वहीं पर बैठा हुआ था जहाँ बैठकर वो स्वीटी के साथ पहले खेल रहा था। ये देखकर तुरंत टिंकू की माँ ने स्वीटी को डांटते हुए कहा, स्वीटी बेटा, ये क्या है, भैया तो यहीं बैठा हुआ है और बिल्कुल ठीक है, आप मुझे इतनी तेज तेज भगाकर ऊपर लेकर आए, डर गई थी ना मैं, ऐसा कौन करता है? इस पर स्वीटी ने अपने मासूम से आवाज में अपनी मम्मा को कहा, मम्मा मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बहुत डर गई थी, भैया अजीब सा यहाँ कर रहा था, वो जमीन पर गिर गया था, बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रही। इस पर टिंकू ने अपनी माँ को देखते हुए कहा, मम्मा स्वीटी झूठ बोल रही है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो यहीं पर था और स्वीटी पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। और इस पर माँ ने यही सोचा कि भाई बहन दोनों आपस में मजाक कर रहे हैं, और वो हंसती मुस्कुराती उस कमरे से वापस चली गई थी। और थोड़ी देर बाद जब वहाँ स्वीटी अपने भाई के पास आकर वापस बैठी
उसके साथ खेलने के लिए। तब टिंकू ने फिर से वैसे ही दांत किटकिटाते हुए अपनी बहन को भारी सी आवाज में कहा, बताएगी किसी को? क्या बताएगी? मैं इसे लेकर जाऊंगा। और ये बात सुनते ही स्वीटी इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वो भागकर फिर से अपनी माँ के पास आ गई और इस बार बिना कुछ कहे अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। इस पर तुरंत टिंकू की माँ ने स्वीटी को शांत कराते हुए कहा, क्या बात है बेटा, अब क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हो? क्या किया भैया ने? लेकिन स्वीटी इस बार इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि स्वीटी ने कुछ भी किसी को भी बताना बिल्कुल सही नहीं समझा और स्वीटी लगातार बस अपनी माँ से चिपक कर रोए जा रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी, मैं अब भैया के पास नहीं जाऊंगी मम्मा, मैं भैया के पास नहीं जाऊंगी, भैया भैया अजीब सा हो गया है, मैं नहीं जाऊंगी। और स्वीटी को बड़े प्यार से उसकी माँ ने अपने सीने से चिपका लिया और उसे शांत कराते हुए कहा, ठीक है स्वीटी बेटा, ठीक है, मत जाओ, आज आप गुस्सा हो जाओ भैया से, मत खेलो उसके साथ, आप मेरे साथ यहीं किचन में मेरी मदद करो। और वो दोनों खाना बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। उधर ऊपर टिंकू अजीब सी आवाज में खुद को बार बार आईने में देखता और उसे एक साथ कई सारी परछाइयाँ दिखाई दे रही थी, जिसको देखकर टिंकू को डरना चाहिए था, लेकिन टिंकू वैसे ही दांत किटकिटाकर लगातार आईने के सामने खड़े होकर हंस रहा था। थोड़ी देर तक यही चीज करने के बाद टिंकू जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। खाना बन जाने के बाद जब उसकी माँ उसके कमरे में आई उसे बुलाने के लिए, तब उन्होंने देखा वहाँ उनका बेटा जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। वो भागकर टिंकू के पास गई। उन्होंने टिंकू को छू कर देखा। टिंकू को बहुत तेज बुखार था। उसका शरीर पूरी तरह से जल रहा था, ऐसे जैसे उसे आग की भट्टी में झोंक दिया गया हो। टिंकू इतना ज़्यादा गर्म था, उसकी माँ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी तो थोड़ी देर पहले ये बिल्कुल ठीक था, इसे कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अब इतना तेज बुखार आ गया कि ये बेहोश हो गया। ऐसा कैसे? और फिर उसने उठाकर अपने बेटे को बिस्तर पर लिटाया। तुरंत डॉक्टर और अपने पति को कॉल करके सारी बातें बताई। थोड़ी ही देर में साथ में डॉक्टर और पति दोनों घर पर आ चुके थे। डॉक्टर पूरी तरह से टिंकू को चेक कर चुका था और उसने दवाइयाँ, इंजेक्शंस सब कुछ टिंकू को दे दिया। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी टिंकू की हालत में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। वहाँ डॉक्टर काफ़ी देर तक बैठकर टिंकू के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये कंडीशन सही नहीं थी। अगर इतनी तेज बुखार में टिंकू को कुछ हो जाए या उसके दिमाग पर बुखार चढ़ जाए तो उसकी मौत भी हो सकती थी। डॉक्टर ने तुरंत टिंकू को हॉस्पिटलाइज करने के लिए कह दिया। माता पिता भी इतने घबराए हुए थे। उन्होंने तुरंत डॉक्टर की बात मानी और तुरंत उसे बिना देरी किए हॉस्पिटल लेकर पहुंच गए। वहां डॉक्टर्स अपने तरफ से सारी कोशिश कर रहे थे, जो कि पूरी तरह से नाकाम थी। टिंकू के हालत में बिल्कुल फर्क नहीं आ रहा था और टिंकू का बुखार ऐसा था जैसे वो सच में किसी भट्टी में ही हो। टेम्परेचर लेने पर सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर बार बार नज़र आ रहा था। डॉक्टर को ये चीज़ें सामान्य तो नहीं लग रही थी, लेकिन डॉक्टर्स ऐसी असामान्य तरीकों पर विश्वास तो नहीं कर सकते। इस वजह से वो अपनी कोशिशों में लगातार लगे हुए थे। देखते ही देखते पूरी रात बीत चुकी थी और सुबह के 3:30 बज रहे थे। अचानक डॉक्टर कमरे से बाहर आए और बाहर आते ही टिंकू के माता पिता दोनों भागकर डॉक्टर के पास आए और डॉक्टर से जैसे ही कुछ सवाल पूछने की कोशिश की, डॉक्टर ने तुरंत एक उदास से स्वर में
माता पिता को ना में सर हिलाते हुए जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, आई एम सॉरी, हम टिंकू को नहीं बचा पाए। ये बात सुनते ही जैसे टिंकू के माता पिता दोनों की दुनिया ही उजड़ गई। दोनों शौक में आ चुके थे। माँ तो पागलों की तरह जमीन पर बैठकर रोने लगी, लेकिन पिता तो जैसे बुत बन चुके थे। उन दोनों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी कुछ घंटे पहले तक जो उनका बेटा पूरी तरह स्वस्थ था और उसे कुछ भी नहीं हुआ था, वो अचानक ऐसे कैसे उनको छोड़कर चला गया। ये कैसे हुआ, क्या हुआ? माँ इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। वो भाग कर टिंकू के पास पहुंची, उसे हिला हिला कर उठाने की कोशिश करने लगी। वो कभी टिंकू को प्यार से चूमती और कभी उसे बार बार अपने गले से लगाती। बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, तू क्यों नहीं उठ रहा? तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? माँ की एक असहनीय पीड़ा जिससे वो गुजर रही थी, लेकिन अब तो टिंकू जा चुका था। फिर जैसे तैसे वहां पर टिंकू के पिता आए। उन्होंने अपनी पत्नी को संभालने की नाकाम कोशिशें की और आखिरकार सुबह होने के बाद जो भी क्रियाएं करनी थी वो सारी क्रियाएं होने लगी और आखिरकार टिंकू का अंतिम संस्कार कर दिया गया। टिंकू की माँ अब बिल्कुल शांत पड़ चुकी थी। वो ना तो किसी से बात कर रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। टिंकू की शोक सभा में वो पड़ोसन भी आई जिसकी क्रिया काम कर चुकी थी। वो कहीं ना कहीं खुश थी, लेकिन अपने खुशी को वो वहाँ जता नहीं सकती थी। इस वजह से उसने टिंकू की माँ को झूठ मूठ का नाटक करते हुए संभालने की कोशिश करना शुरू किया। इस पर वो अपनी सहेली, नज़दीकी सहेली को देखकर फूट फूट कर दोबारा रोने लगी और वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मेरा बेटा ऐसे मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? मुझे एक बार मेरे बेटे से मिलना है, उससे बात करनी है। उसने तो मुझसे कोई बात ही नहीं की, वो तो बेहोश था और ऐसे ही हमें छोड़कर चला गया। क्या हुआ? मुझे जानना है। मुझे प्लीज मेरी मदद करो, कुछ तो करो। ये सारी बातें सुनकर और उस माँ का ऐसा विलाप देखकर वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन ये उसकी बेइज्जती का बदला पूरा नहीं था। उसे तो पूरे परिवार की तबाही और बर्बादी चाहिए थी। इसलिए उसने अब एक अलग दिमाग लगाया। उसने कहा, सुनो, तुम्हें सच में टिंकू से बात करनी है? ये बात सुनते ही तुरंत टिंकू की माँ उठकर अपने आंसू पोंछकर सीधी होकर बैठ गई। उसने कहा, हाँ हाँ, मुझे बात करनी है। तुम क्या मेरी बात करवा सकती हो मेरे बेटे से? इस पर पड़ोसन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ मैं बात तो करवा सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करवाऊंगी। ये तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। मैं तुम्हें सिर्फ वो जगह बता सकती हूँ जहाँ तुम्हें जाकर ये चीज़ें करनी पड़ेंगी और वहाँ तुम अपने बेटे से मिल भी सकती हो, उसे देख भी सकती हो और उससे बात भी कर सकती हो। ये बात सुनते ही टिंकू की माँ तो जैसे खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे शायद उसका बेटा उसे वापस भी मिल जाए। उसने तुरंत उत्सुकता के साथ पड़ोसन से पूछना शुरू किया। उसने कहा, हाँ तुम बताओ, तुम जो बोलोगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे बता दो मेरा बेटा मुझे कैसे मिलेगा। इस पर तुरंत पड़ोसन ने कहा, एक बात का तुम्हें खास ख्याल रखना पड़ेगा। 13 दिन की ये विधि पूर्ण होने से पहले तुम अपने बेटे से मिल सकती हो, बात कर सकती हो और जो भी तुम्हारे मन के सवाल हैं वो सब पूछ सकती हो। और ये करने के लिए तुम्हें राजस्थान का एक प्रसिद्ध मंदिर है,
कहते हैं वहाँ पर एक ऐसा द्वार है जिस द्वार से ऐसी आत्माओं की मुक्ति होती है। मतलब ऐसे छोटे बच्चे, अकाल मृत्यु, बिना समय के मृत्यु, ऐसे लोगों की वहीं से मुक्ति होती है। वहाँ एक ऐसा मुक्ति द्वार है जिसके माध्यम से वो भगवान के लोक में चले जाते हैं। ये सारी बातें टिंकू की माँ बहुत गौर से सुन रही थी और पड़ोसन ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी बात को आगे जारी रखते हुए बताया, वहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा और जाकर वहाँ पर अपने बेटे को उसी द्वार के आगे आवाज़ देनी पड़ेगी। तब तुम्हें तुम्हारा बेटा नजर आएगा और तुम उससे बात भी कर सकती हो, लेकिन उसके 13वें से पहले तुम्हें हर हाल में वहां जाना पड़ेगा, वरना उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये बात सुनते ही तुरंत टिंकू की माँ ने एक बार अपनी पड़ोसन को कंधे से पकड़ते हुए वापस से एक सवाल किया। उसने कहा, क्या तुम सच कह रही हो? मैं सच में अपने बेटे से ऐसे मिल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, जो चाहे वो पूछ सकती हूँ? और पड़ोसन ने बड़े ही आराम से अपने सर को हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, तुम मुझसे मिल भी सकती हो, बात भी कर सकती हो। और ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हमारे खुद एक रिश्तेदार के साथ हुआ था। उन्हें भी ऐसे ही अचानक से मृत्यु आ गई थी और उसकी पत्नी अपने पति से बात करना चाहती थी। वो भी उसी मंदिर के उसी द्वार पर गई और उसने अपने पति को 3 बार सिर्फ आवाज दिया और आवाज देते ही उसके पति उसके सामने थे। उसके बाद उसे जो जो जानना था, पूछना था, उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए। और ये जवाब मिलते ही जैसे उसकी जिंदगी, उसकी मौत के सारे रीजन सब उसके सामने आ गए थे। अब ये बात सुनकर टिंकू की माँ सच में कहीं ना कहीं खुश थी। उन्हें एक तसल्ली थी कि उनके बेटे से जो वो एक आखिरी बार बात करना चाहती थी, उसके मरने की वजह जानना चाहती थी, वो जान पाएंगी। और उन्होंने अपनी पड़ोसन को धन्यवाद दिया और वो रात होने का मतलब शोक समारोह खत्म होने का इंतजार कर रही थी। और आखिरकार समारोह खत्म हुआ। खत्म होने के बाद उन्होंने अपने पति को ये सारी बातें बताई और जब उन्होंने ये बातें बताई, उनके पति इन बातों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन टिंकू की माँ अपनी जिद पर अड़ी रही। उन्होंने कहा, अगर तुम इन बातों को नहीं मानते तो ना मानो, मैं तुम्हें ये बातें मानने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए एक बार, सिर्फ एक बार मुझे वहाँ पर ले चलो। मैं एक बार कोशिश करके देखना चाहती हूँ, क्या पता हम सच में अपने बेटे से मिल सकें, बात कर सकें। क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? ऐसे ही लगातार वो अपने पति को मनाने की कोशिश करती रही। आखिरकार उसके दुख को देखकर पति भी इस चीज के लिए मान गए और अगली सुबह ही वो राजस्थान के लिए निकल चुके थे। शाम तक वो वहां पर पहुंच भी गए और वहां पर पहुंचने के बाद माँ इतनी बेचैनी में थी कि वो तो आज रात ही जाकर अपने बेटे से बात करना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी। इस वजह से उसने ये बहाना बना दिया कि वो यहाँ आसपास के जगह को देखने और घूमने जा रही है। पति ने भी ये सोचकर मना नहीं किया कि वहाँ इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। ये खुद को कमरे में बंद कर चुकी थी और यहाँ ये टहलने की बात कर रही है, तो अच्छा ही है कि ये बाहर जाए, इसका भी मन शायद थोड़ा शांत हो जाए, तब ये यहाँ से जाने को तैयार भी हो जाएगी। और यही सोचकर उन्होंने अपनी पत्नी को बाहर जाने दिया। पत्नी भी इस चीज को अच्छी तरह से जानती थी कि पति मान जाएंगे। उन्होंने तुरंत रात में ही वहां पर जाने का फैसला कर लिया और वो रात होने पर उस मंदिर पर पहुंच चुकी थी। दिन में तो ये मंदिर सामान्य दिखाई देता है, लेकिन रात में ये मंदिर
पूरी तरह से सुनसान होता है। यहाँ पर एक भी लाइट नहीं होती है। इस मंदिर में इतना अंधेरा होता है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति इस अंधेरे को देखकर डर सकता है। ये सारी चीज़ों की चिंता किए बिना वो उस मंदिर में पहुंच चुकी थी और उस मंदिर में वो अंदर जा रही थी। अंदर जाते हुए वो लगातार अपने बेटे को उसके नाम से पुकार रही थी और पुकारते पुकारते वो मंदिर के उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां पर पहले से कई सारे लोगों का उतारा करके सामग्री चीज़ें रखी गई थी। वहाँ पर उतारा करने के लिए सामान्य तौर पे नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। वो कमरा पूरी तरह से नारियलों से भरा हुआ था। वहाँ ना जाने कितनी आत्माएं थीं जो अपनी मुक्ति पा चुकी थीं और कितनी थीं जो कि मुक्ति के लिए इंतज़ार कर रही थी। कहते हैं उस मंदिर में पहुंचने के बाद गलती से भी अगर आपने चलो कहकर कह दिया तो वहाँ की रुकी हुई आत्माएं जो कि मुक्ति के लिए इंतज़ार कर रही होती हैं, वो आत्माएं आपके पीछे लग जाती हैं, मतलब आपके साथ चल पड़ती हैं। इन सारी बातों से अनजान टिंकू की माँ वहाँ लगातार अपने बेटे को आवाज़ दे दे कर बुला रही थी और आवाज़ देकर बुलाते बुलाते जब वो पूरी तरह से थक गई और उसे ये एहसास हुआ कि वो काफ़ी देर से यहाँ पर है और शायद उसके पति अब उसे ढूंढ रहे होंगे, तब वो थक हार कर यहाँ से वापस जाने लगी। लेकिन इस वक्त जाते वक्त उसने एक गलती कर दी। उसने कहा, टिंकू बेटा, अगर तुम यहाँ हो और तुम तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो मेरे साथ चलो। ये बात कहते ही वहाँ की आत्माएं तो शायद इसी बात के इंतज़ार में रहती हैं। इस बात से अनजान टिंकू की माँ चल रही थी और थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके साथ उसका बेटा चल रहा हो। लेकिन उसे क्या पता था ये उसका बेटा था या कोई और। धीरे धीरे उसके साथ जो एक कदमों की आहट सुनाई दे रही थी वो अब कई कदमों की आहट में बदल चुकी थी। लेकिन इन सारी बातों से उस माँ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो कहीं ना कहीं खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका बेटा उसके साथ चल रहा है। वो लौटकर होटल में आ चुकी थी। वहां पहुंचने के बाद पति ने सवाल किया, अरे तुम टहलते टहलते कितनी दूर निकल गई, वो भी इस अनजान जगह पर, कि तुम्हें इतना सारा वक्त लग गया। इस पर उसने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराकर अंदर कमरे में चली गई। पत्नी के चेहरे पर इतने दिनों बाद ऐसी मुस्कुराहट देखकर कहीं ना कहीं उसके पति को बहुत खुशी हुई। फिर उसने कोई भी सवाल पूछना बिल्कुल सही नहीं समझा और वो सब खाना वाना खाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए जा चुके थे। सब लोग रात में गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन बार बार टिंकू की माँ को ये एहसास हो रहा था जैसे उस कमरे में उसका बेटा मौजूद है। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत खुश थी और उसने रात में ही जब सब लोग सो चुके थे उठकर अपने बेटे को ढूंढने और उससे बात करने की फिर से एक बार वहीं होटल में कोशिश शुरू की। और इस कोशिश के बाद उसे वहाँ पर कई सारे अजीब अजीब भयानक से चेहरे, भयानक भयानक आकृतियाँ दिखने लगी, जिसे देखकर उसके मुंह से एक चीख निकल गई। लेकिन उसकी आवाज़ निकली ही नहीं। उसने चिल्लाया बहुत ज़ोर से था, लेकिन उसकी आवाज़ कहाँ गई। ये सब कहीं ना कहीं वहाँ पर मौजूद बहुत सारी अतृप्त आत्माएं कर रही थी और उन आत्माओं ने अब उसके सामने ही उसके पति और उसकी बेटी को बहुत ही बेरहमी से टुकड़ों टुकड़ों में काट कर
मार दिया। ये सारा दृश्य देखकर वो चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, किसी को अपनी मदद के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन किसी को भी ना वो पुकार पा रही थी, ना वो चिल्ला पा रही थी। उसकी आवाज़ तो जैसे गले में ही दबकर रह गई थी। और अगली सुबह होटल के सारे स्टाफ ने जब उस कमरे को कई बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी वो रूम नहीं खुला, तब उस रूम के दरवाजे को तोड़ा और अंदर का दृश्य देखकर सारा स्टाफ पूरी तरह से हिल चुका था। पूरे कमरे में खून, मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे और उस कमरे में पता ही नहीं चल रहा था कि 2 लोगों की लाशें हैं या 3 या फिर उनसे ज़्यादा। आज आखिरकार उस पड़ोसन की इच्छा पूर्ण हो गई। क्रिया की हुई विफल नहीं हुई। वो क्रिया उस तरीके से काम तो नहीं की, लेकिन वो जो चाहती थी, उस परिवार की बर्बादी, उनका अंत, वो उसने कर दिया, सिर्फ अपनी बोली हुई एक झूठ और गलत बात से। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे पूछे हुए उस सवाल का जवाब भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे ज़रूर देंगे। और अगर आप अपनी कोई कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।